बरेली में की बदलाव होगा और उसके बहुत सारे कारण हैं और बदलाव केवल बरेली में नहीं, बरेली डिवीज़न में भी हो सकता है। आप चाहे पीलीभीत की बात कर लें, चाहे आप बदायूं की बात कर लें, चाहे आंवला की बात कर लें, जो इन दो पिछले इलेक्शंस में 100% जो है वो बीजेपी की बात करते थे, अब कि वो विद्रोह में थे, वो विरोध में थे। परसेंटेज लो है, 20% हो सकती है, 25% हो, लेकिन है। तो यहाँ पर ठाकुर नाराज था अब की बार, आपकी कुर्मी में नाराज हुए, कुछ और जाति भी कुछ नाराज हुई, मौर्य भी नाराज हुआ। इन चीज़ों को देखते हुए लगता है कि बदलाव होगा। आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त डॉक्टर आयुष तोमर साहब के साथ हैं, जो यहाँ से मेयर रहे हैं और बहुत पुराने सर्जन हैं, नब्ज़ जानते हैं नेताओं की भी और चुनाव की भी। ईवीएम में क्या छिपा हुआ है उसका राज जानने के लिए हम उनसे बात करते हैं। ये कोशिश करते हैं कि जो 4 जून को रिजल्ट आ रहा है वो किस तरह का हो सकता है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से चुनाव हुआ है, वोट पड़ चुके हैं और अब आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है इसमें? देखिए, पहले चरण का चुनाव, दूसरा, तीसरा और अभी चौथा हुआ है 2 दिन पहले। इसमें जो पब्लिक का रुझान है, उसने मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक ने एक ही मन बनाया है कि भाई अब भारत सरकार बदलनी चाहिए और ऑप्शन केवल एक ही है कि भाई ये नहीं है तो एनडीए, नहीं तो इंडिया गठबंधन। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें समाज को काफ़ी दुश्वारियाँ महसूस हो रही है। महंगाई, सबसे बड़ी चीज़ महंगाई है। 400 रुपये का सिलेंडर 1200 रुपये में, डीजल पेट्रोल महंगा है। किसान की हालत तो और ज़्यादा ख़राब हुई है। जहाँ पार्टी क्लेम करती है कि साहब हमने दुगनी आय कर दी, दुगनी आय कर देंगे, दुगनी आय तो नहीं हुई, खर्चा दुगना हो गया। भारत सरकार की सरकारी रिपोर्ट ये है कि 2016 में एक किसान की प्रति माह आय 8,038 रुपये थी, आज वो 10,078 रुपये है। तो ना तो वो दुगनी हुई, ना वो 1.5 गुनी हुई, लेकिन खर्चा 1.5 गुना से ज़्यादा हो गया। इन सारी चीज़ों को देखते हुए देश पर लोन भी बढ़ गया। इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं, सड़कें अच्छी हुई है, लेकिन केवल एक फील्ड में काम करके और बाकी फील्ड को पूरा तहस नहस कर दिया जाए तो वो बात सही नहीं है। जीएसटी ठीक है, टैक्स होना चाहिए क्योंकि टैक्स से ही सरकार चलती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको एग्जम्प्ट करनी चाहिए। कपड़े पर टैक्स नहीं था, उस पर भी टैक्स लगा, चलिए जो भाई महंगा है कपड़ा उस पर ले लीजिए। खाने की दही पे भी लग गया, दूध पे भी लग गया। यार ये तो ऐसी चीज़ें हैं कि जो गरीब से गरीब आदमी खा रहा है, पी रहा है। तो किसानों को आप कहते हैं कि साहब जो है उनका हम सम्मान से निधि दे रहे, मैं कहता हूँ वो सम्मान नहीं, वो सबसे बड़ा अपमान है। एक किसान परिवार को आप एक महीने में 500 रुपये दे रहे हैं। 500 रुपये की 2 दिन की सब्जी नहीं आती। 500 रुपये में सिलेंडर, 1200 रुपये का सिलेंडर भी नहीं आता। तो वो निधि आप ना दे करके यदि किसान के जो इक्विपमेंट्स हैं, जैसे ट्रैक्टर है या उसके हैरोज हैं, इम्प्लीमेंट्स हैं, उन पे आपने जीएसटी लगा रखा है, वो जीएसटी ख़त्म करिए वहाँ से, वहाँ उनको फ़ायदा होगा। उनको इस बात पे सब्सिडी दीजिए कि भाई खाद पे सब्सिडी, खाद की सब्सिडी ख़त्म करके खाद का वेट कम कर दिया, पैसे बढ़ा दिए। तो उन चीज़ों पर उनको दे दीजिए, ना कि आप ये जो 500 रुपये दे रहे हैं, ये सबसे बड़ी, ये तो भीख है। तो इन चीज़ों पर लेकर के जनता में आक्रोश है और एक जनता बदलाव चाह रही है। अब मैं नहीं कह सकता हूँ कि चुनाव के रिजल्ट आते आते क्या नतीजे आएंगे, लेकिन मेरा ऐसा महसूस मैंने किया है। बरेली की अगर बात करें हम, तो बरेली में आपको क्या लगता है कि जो भारत सरकार पर हटने की बात कर रहे हैं उसमें बरेली का योगदान रहेगा? देखिए, बरेली में मुझे ऐसा लगता है कि बदलाव होगा और उसके बहुत सारे कारण हैं। बीजेपी का टिकट बदलना एक सबसे बड़ा कारण है।
बाकी जो प्रॉब्लम लोकल प्रॉब्लम्स हैं बाकी वो भी हैं, और दूसरा जो पब्लिक का रुझान है वो है। तो मुझे लगता है कि बदलाव होगा, और बदलाव केवल बरेली में नहीं, बरेली डिवीज़न में भी हो सकता है। आप चाहे पीलीभीत की बात कर लें, चाहे आप बदायूं की बात कर लें, चाहे आंवला की बात कर लें। और कुछ लोगों को अभिमान नहीं, अहंकार हो जाता है। तो हमारे कुछ नेता ऐसे हैं जो प्रेजेंट में एमपी हैं, लेकिन उनको अहंकार बहुत हो गया है, तो पब्लिक अहंकार नहीं झेल पाती, तो उसका फिर नतीजे अच्छे नहीं होते। तो एक ही एमपी बचते हैं तो आंवला वाले। तो नहीं, आंवला में भी जो है वो संभावनाएं बहुत अच्छी नहीं हैं। अब नतीजे क्या आते हैं ये तो समय बताएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आप बात कर रहे हैं कि भाजपा ने टिकट बदला, तो टिकट बदलने से आपकी मुराद ये है कि जो कुर्मी वोट था वो दाएं बाएं हुआ है, या संतोष जी के असर वाला और वोट बैंक जो था वो इधर उधर हुआ होगा? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको कहा नहीं जाता, जिनको समझा जाता है। क्योंकि मैं जो बात कहूँ, मेरे पास कोई उसका प्रूफ नहीं है, तो उसको कहने की बात नहीं है, लेकिन ये पब्लिक भी जान रही है, ये मैं भी जान रहा हूँ, आप भी जान रहे हैं कि डेफिनेटली इन चीज़ों में बदलाव हुआ है जो आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज से हम ये अंदाज़ा कर सकते हैं, आप भी चूंकि 40 साल से देख रहे हैं संतोष जी को यहाँ, कि जब अपना चुनाव लड़ते थे तो वो किस तरह से लड़ा करते थे, और अब जब वो खुद कैंडिडेट नहीं थे तो उनके जो तेवर थे या उनकी जो भाव-भंगिमा थी उससे एक हद तक अंदाज़ा हो रहा था। देखिए, एक नेचुरल चीज़ है, जब कैंडिडेट अपने लिए लड़ता है तो वो जी जान सब चीज़ लगा के लड़ता है, और जब वो दूसरे के लिए लड़ता है तो वो तरीका दूसरा हो जाता है। इसमें कोई अपवाद या कोई दो राय नहीं है, ये संभव है और होता है ऐसा। क्योंकि आप दूसरी पार्टी के हैं और भारतीय जनता पार्टी का अपना अलग मामला था, इंटरनल मैटर था, तो 40 साल के बाद जिस तरह से संतोष गंगवार को एक तरह से सक्रिय राजनीतिक पार्टी थी उस पर विराम दिया गया, तो आपके हिसाब से ये उनके लिए नुकसानदेह था, या इसका फ़ायदा समाजवादी पार्टी को भी कुछ हुआ है? देखिए, मैं एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हूँ, ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन मेरी जान पहचान, दोस्ती, उठना बैठना वो सभी के साथ है। ऐसा नहीं कि मैं केवल एक ही से, सबसे है, और मेरे संबंध किसी से भी ख़राब नहीं, सबसे बढ़िया हैं इस मामले में जो राजनीतिक लोग हैं। और मैं समझता हूँ इससे जो है वो काफ़ी नुकसान हुआ है, और इससे फ़ायदा जो है वो समाजवादी को हुआ है। जो बदलाव वाली बात है, जैसे एक आपने कहा किसान नाराज़ थे, नौकरियां नहीं हैं, नौजवान नाराज़ थे, लेकिन जो इलीट क्लास था, जैसे अगर हम देखें तो चूंकि आप भी महापौर यहाँ रहे हैं, आपने चुनाव भी विधानसभा का लड़ा है, दो विधानसभाएं यहाँ ऐसी हैं, अगर हम लोकसभा बरेली की बात करें, कैंट और बरेली, इसको जीतना भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी मुश्किल, जो मैं भी यहाँ पर देखता रहा हूँ, वो माना जाता है। तो इस बार के चुनाव में क्या लग रहा है कोई इन दोनों विधानसभाओं में भी कुछ फेरबदल या चेंज होता हुआ दिखा है? हाँ, देखिए, जो आपने बात करी कि यहाँ बरेली की दो विधानसभाएं और एलीट क्लास है, जो 2014 में और 2019 में एलीट क्लास में बात थी, वो 2024 में नहीं है। वो हो सकता है 10% हो, 20% हो या 30% हो, ये वोट चेंज हुआ है। जो इन दो पिछले इलेक्शंस में 100% जो है वो बीजेपी की बात करते थे, अब कि वो विद्रोह में थे, वो विरोध में थे। परसेंटेज मैं नहीं कहूँगा कि वो 50 थी या 60 थी, या परसेंटेज लो है, 20% हो सकती है, 25% हो, लेकिन है। सवाल यहाँ ये उठता है कि जो व्यक्ति दो चुनाव में विरोध में नहीं था, वो अब क्यों आया? कोई ना कोई कारण है। तो वो कारण जब तक हम नहीं ढूंढेंगे, नहीं ढूंढ के उसका समाधान करेंगे, तब तक जो है आप कैसे बात बनेगी? तो वो चेंज हुआ उतना। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ मेहनत की है, प्रधानमंत्री ने रोड शो किया है, अमित शाह ने रैली की है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी विधानसभाओं में चक्कर लगा कर गए हैं, उनके बाद दोनों उनके डिप्टी सीएम भी यहाँ आए हैं, क्या इसके बाद भी जो नज़ारा था चुनावी वो चेंज नहीं हो पाया? देखिए, इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, लेकिन बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। आज का वोटर धीरे धीरे काफ़ी इंटेलिजेंट हो रहा है, काफ़ी इंटेलिजेंट हो गया है,
और वो एक मन बना लेता है कि मुझे किधर जाना है। रैली से, मीटिंग से, इनसे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। और एक फ्लोटिंग वोट होता है 8 से 10% का, वो सारे समीकरण तय करता है। प्रधानमंत्री को एक ऐसे बरेली के लेवल पर रोड शो करना पड़े, ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात नहीं है। एटलीस्ट मेरे अपने विचार से, उनके विचार से, दूसरे लोगों के विचार से बहुत अच्छा हो सकता है। प्रधानमंत्री की गरिमा है और उस गरिमा को जो है बनाए रखना, उसको जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की बनती है। तो वो मैं समझता हूँ कि उसमें इतने छोटे शहरों में इस तरह के रोड शो और इतनी केवल 1 या 1.5 किलोमीटर का करना उनको शोभा नहीं देता। बाकी तो भाई देखिए, उनकी मर्जी है, सम्मानित हैं और उनके डिसीजन सबको माने। लेकिन मैंने देखा है पहले, पिछले इतने सालों से, कि कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, एक स्टेट में 3 या 4 मीटिंग होती थी और उस मीटिंग का बड़ा महत्व होता था। 4, 5, 8, 10 जिलों, 2, 3, 4 डिवीज़न को मिला के एक मीटिंग होती थी और हजूम का हजूम जाता। मैंने तो तब से देखा जब जवाहरलाल प्रधानमंत्री थे। तो इतनी ज़्यादा मीटिंग करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मेरे हिसाब से नहीं है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इस तरह की जो अपनी कैंपेन थी वो बनाए रखे हुए थी, और दूसरी तरफ अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो सिर्फ अखिलेश यादव ही इस बेल्ट में घूम रहे थे। तो उस तरह से जैसे वो तमाम शोर शराबा कर रहे थे और आपकी तरफ से सिर्फ एक अखिलेश यादव की मीटिंग हुई जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कैंपेन में तोलें तो क्या सिर्फ इतने लोगों पर जो यहाँ आए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसमें अखिलेश यादव भारी रहेंगे? नहीं, यहाँ भारी और हल्के का सवाल नहीं है। यहाँ पब्लिक ने अपना क्या मन बनाया, ये महत्वपूर्ण हो गया। रैलियाँ या वो महत्वपूर्ण नहीं रहे, रैली या मीटिंग महत्वपूर्ण नहीं रहा। पब्लिक का मन क्या था, वो महत्वपूर्ण हो गया। अब दूसरा सवाल क्या, अखिलेश जी क्यों आए? क्योंकि देखिए, कैंडिडेट जो है सपा का था। हो सकता है कांग्रेस के जो नेता हैं उनको समय नहीं रहा हो तो वो यहाँ अकेले आए। जहाँ उनका कैंडिडेट रहा वहाँ दोनों गए होंगे। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इससे कोई फ़र्क पड़ता है कि भाई आपने 1 दफ़े आए या 4 दफ़े आए। ये महत्वपूर्ण बनता है कि आपकी मैनिफेस्टो क्या है और पब्लिक चाह क्या रही है। इस इलेक्शन में मैं ये देख रहा हूँ कि पब्लिक बदलाव चाह रही। योजनाओं का बखान कर रहे हैं और पिछली बार हमने चुनाव में देखा है कि उसका फ़ायदा भी हुआ है, चाहे वो मुफ्त राशन हो, आयुष्मान हो, और इस तरह की जो और योजनाएं हो, किसानों के लिए भी बात करते हैं, नौजवानों के लिए भी अग्निवीर और ये सब योजनाएं लेकर आए। तो क्या इन योजनाओं का प्रभाव नहीं दिखा? देखिए साहब, अग्निवीर से खराब तो योजना हो नहीं सकती। अग्निवीर से तो मैं तो कतई सहमत नहीं हूँ और मैं तो किसान का बेटा हूँ और मैं जानता हूँ कि हमारे नौजवान या तो पुलिस में हैं या फिर आर्मी में हैं, इन्हीं का रुझान रहता है। अग्निवीर से खराब योजना नहीं हो सकती। और मुफ्त राशन भी तो दिया है। मुफ्त राशन एक कांग्रेस के टाइम का राइट टू फूड है, 2 रुपये किलो अनाज मिलना। अब आपने उसको फ्री किया है। मेरा यहाँ पर भी एक मानना है कि फ्री की जो चीज़ होती है उसकी वक़्त नहीं होती। कांग्रेस ने किया था मनरेगा कि भाई आप काम करिए और अनाज लीजिए। तो राइट टू फूड में जो आपने ये दिया है, इससे डेफिनेटली दो पिछले चुनाव में फ़र्क पड़ा। लेकिन अब ये कह देना कि हम अगले 5 साल और देंगे, तो यानी कि यह है कि हम अगले 5 साल भी आपको गरीबी रखेंगे, आपको गरीबी रेखा से ऊपर नहीं आने देंगे। हमने तो उनको ठप्पा लगा दिया कि भाई 80 करोड़ लोग आगे 5 साल के लिए भी गरीबी रहेंगे। और भाई हम तुम्हें राशन क्यों दें? हम तुम्हें इस लायक बनाएं कि तुम राशन पैदा कर सको। वो चीज़ चाहिए देश को। प्रवीण सिंह ऐरन जब वोट डालने आए थे तो उनका कहना था कि हम 1 लाख वोट से जीत रहे हैं, और छत्रपाल गंगवार की तरफ से भी कहा गया कि वो सांसद बन गए हैं। तो जो और एक ऐसा भी वर्ग है कि जो मान रहा है कि चुनाव बिल्कुल क्लियर नहीं है, फंसा हुआ है, कुछ भी हो सकता है। देखिए, ऐसा है कि
पूरे भारत में 543 सीट हैं सांसद की, और एक सीट पे अमूमन 3-4 लोग चुनाव लड़ते हैं, और उन 3-4 में से कोई सा भी ये नहीं कहता कि मैं हारने के लिए चुनाव लड़ा, और ना ही यह कहता कि मैं चुनाव हार रहा हूँ। हर एक व्यक्ति, चाहे वो इंडिपेंडेंट लड़ रहा हो, चाहे किसी पार्टी से लड़ रहा हो, वो सारे जीत रहे होते हैं। तो आज की तारीख में तो 8-9 हज़ार जीत रहे हैं। नहीं, आपका तजुर्बा 4 तारीख को 543 ही जीतेंगे। आपका तजुर्बा क्या कह रहे हैं इसमें? मेरा तजुर्बा, मुझे ऐसा लगता है कि शायद बरेली की जनता बदलाव चाह रही है और बदलाव होगा। कैंट और हमने उस पर बात कर ही ली शहर पर। अब 3 सीट और बचती हैं, जैसे नवाबगंज हो गई, भोजीपुरा हो गई और मीरगंज हो गई। तो यहाँ पे जो तस्वीर है वो जिस तरह से लोगों में नाराज़गी थी वो वहाँ भी दिखाई दी है, चूँकि आपसे लोग संपर्क में रहते हैं। वहाँ पर नाराज़गी शहर के मुकाबले ज़्यादा थी। शहर में एलीट क्लास है जो इतनी नाराज़ नहीं थी। मैंने कहा कि 15% या 20% होगी, लेकिन गांव में ज़्यादा थी। गांव में महंगाई, किसान की अच्छी हालत नहीं, ये और काम नहीं, नौकरी नहीं, इन सब चीज़ों की वजह से गांव का आदमी परेशान है। वहाँ वोट ऑफ परसेंट भी और वहाँ पर अच्छा, दूसरा, ऐसा नहीं होता कि भारत के चुनाव में जाति ना घुसे। पहले धर्म आता है, फिर जाति आती है। वैसे तो चुनाव हमारा शुरू होता है पहले विकास के कार्यों से, फिर आता है गाली गलौज पे, एक दूसरे पे कमेंट पे, भद्दे कमेंट पे, कोई सा हो, कोई पार्टी हो, कोई कैंडिडेट हो, एक दूसरे भद्दे कमेंट पे। फिर हम आते हैं जाति धर्म पे और आकर के टिक जाते हैं उसी पर। अब जाति धर्म की बात करें तो यहाँ पर ठाकुर नाराज था अब की बार। अब की कुर्मी में नाराज़ हुए, वो भी कुछ नाराज़ हुए, और जाति भी कुछ नाराज़ हुई, मौर्य भी नाराज़ हुआ। तो ये जाति में बढ़ गए हम। तो इन चीज़ों को देखते हुए लगता है कि बदलाव होगा। प्रवीण सिंह ऐरन वैश्य जाति से आते हैं और ये माना जा रहा है कि जिस तरह से उनको वोट पड़ा है, अगर वो अपनी जाति का वोट ले लेते हैं तो लगता है कि चुनाव का नज़ारा दूसरा हो सकता है। कहा जा रहा है कि उनका वोट था, उन्हें मिला है, या कुछ लग रहा है कि वो वोट चूँकि भाजपा पर उस वोट का ज़्यादा असर होता है, वो वोट वहीं गया है। देखिए, वो वोट भाजपा का वोट है, उसमें कुछ परसेंटेज मिला है जो डेफिनेटली कम परसेंटेज है। 15% हो, 20% हो, उससे ज़्यादा वोट मैं नहीं समझता हूँ कि कोई मिला होगा। लेकिन दूसरी जातियों का वोट मिला है, जिसमें कश्यप भी है, जिसमें मौर्य भी है, ठाकुर का वोट इसमें है, स्पेशली ठाकुर का यहाँ पे काफ़ी वोट है, वो वोट ट्रांसफ़र हुआ है। लेकिन जैसा चुनाव आंवला का खुला कि वहाँ पे जाति के नाम पर हमने देखा खूब बंटवारा हो रहा था और खुलेआम कहा भी जा रहा था। अगर मौर्य जाति की बात करें तो मौर्य जाति में वहाँ एक तरह से जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे उनको लेकर उत्साह दिख रहा था, लेकिन बरेली में ऐसा नहीं दिखाई दिया। देखिए, शहर में ये बातें खुलकर कही नहीं जाती। थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, पढ़ा लिखा क्लास है, तो यहाँ पर ये बात दबे सुर में रहती है, ये खुलकर नहीं आती। गांव में, देहात में ये बात बिल्कुल खुल के आ जाती है, और वहाँ पर क्लस्टर्स होते हैं। यहाँ पे देखिए, सब अब वैश्य समाज को इकट्ठा करिए आप, और 20 आदमी नहीं होंगे। गांव में ही करेंगे तो आप 200 आदमी भी हो जाएंगे। तो वो फ़र्क रहता है कि वो मैसेज वहीं पे मिलेगा, ये शहर में नहीं मिलेगा। संतोष गंगवार से आपके रिश्ते रहे हैं, पार्टी अलग बात है। जिस तरह से उनकी राजनीतिक पारी को विराम दिया गया, आपकी तरफ से कोई उनको ये कहा गया कि ये गलत हुआ है आपके साथ, आपकी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, या कुछ इस तरह की बात हुई? देखिए, दूसरी पार्टी का मामला है, मैं उसमें कुछ कहने में सक्षम नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मेरी सद्भावनाएं उनके साथ थी, और शायद उनके साथ बहुत अच्छा नहीं हुआ। बाकी तो ये उनके पार्टी के अंदर का मैटर है, उसमें मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन एक चीज़ इस बार अच्छी दिखाई दी आपकी पार्टी में कि जो मैं देखता था कि बिखराव सा होता था, और इस बार सारे लोग ही दिखाई दिए प्रवीण सिंह ऐरन के चुनाव में, चाहे वो उनके अपने प्रोग्राम हो या जब अखिलेश यादव आए हों। तो ये कैसे संभव हुआ? नहीं, ये देखिए, मैंने बताया ना कि जैसे ये दिखाई देता है कि भाई अपोजिशन
स्ट्रांग हो रहा है, उसे बदलाव की उम्मीद लग रही है, तो आदमी जुड़ता है। और जब ये दिखाई देता है कि ये तो कमज़ोर पड़ रहा है तो आदमी भागता है। तो जब उसे लगा कि भाई स्ट्रांग हो रहा है तो हर आदमी जुड़ा, हर आदमी ने अपना काम किया, हर आदमी अपने ड्यूटी पर मुस्तैद रहा। इस बार के चुनाव में एक बात और कि जिस तरह से लोग मोदी के नाम पर, कुछ लोगों ने कहा भी जब हमने बात की कि हम छत्रपाल सिंह गंगवार को नहीं बल्कि मोदी के नाम पर भाजपा को वोट दे रहे हैं, तो वो जो पहले जिस तरह का ये रहता था कि हम मोदी को वोट दे रहे हैं, वो इस चुनाव में भी वैसा ही रहा है या उसमें गिरावट दिखाई दी? देखिए, ये तो 2014 से और अभी तक भाजपा का जो भी चुनाव हुआ है वो मोदी के नाम पर हुआ है। मुझे याद है 2014 में यहाँ पर जो है लोग संतोष जी से बहुत खुश नहीं थे। उन्होंने कहा कि भाई आप मुझे नहीं, मोदी जी को वोट दीजिए। और इन पिछले 14 का चुनाव हो चाहे 19 का चुनाव हो, मोदी जी के चेहरे पर हुआ है, क्योंकि वो एक ऐसा व्यक्तित्व है जो पार्टी से भी जो है ऊंचे स्तर पर अपना मान सम्मान रखते हैं। लेकिन वो धीरे धीरे कम हुआ है। जो 2014-19 में था वो 2024 में नहीं है। डेफिनेटली कमी और ये एक प्रकृति का सिद्धांत है। अभी आपने बरेली के पूर्व महापौर डॉक्टर आई.एस. तोमर साहब को सुना। आपने काफ़ी हद तक साफ कर दिया है कि 4 जून को किस तरह का नतीजा आ सकता है, एक संभावना है। 4 जून तक इंतज़ार कीजिए, देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ।